नमस्कार दोस्तों। आज जिस किताब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कहानी कम्युनिस्टों की। इसके राइटर हैं संदीप देव और ये भारत के ही कम्युनिस्टों की कहानी है, जिसमें बताया गया कि 1917 से लेकर 1964 तक हमारे देश के कम्युनिस्टों ने क्या क्या किया है उसके बारे में इस किताब में डिटेल है, पूरे प्रूफ के साथ। तो चलिए आइए इस किताब के बारे में और डिटेल में देखते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कम्युनिस्टों की कहानी शुरू कहाँ से होती है। तो 1917 में बाल्शेविक क्रांति के बाद जो रशिया में हुई थी, लेनिन जो है वहाँ का सबसे बड़ा लीडर उभर कर आया और वो एक तरह से वहाँ का तानाशाह बन गया। उसने लगभग 5 साल तक रूल किया और उसके बाद उसको लकवा हो गया, तो वो एक तरह से ज़्यादा रूल नहीं कर पाया। उसके बाद जोसेफ स्टालिन जो है रशिया का प्रीमियर बना। तो 5 साल के रूल में लेनिन ने क्या क्या किया, वह पहला काम तो उसने वही किया जो सब तानाशाह करते हैं, अपने जो विरोधी होते हैं उनको चुन चुन के निपटा देना। और उसने भी यही किया। लगभग 1,40,000 विरोधियों को उसने रशिया भर में और कुछ बाहर भी मरवा दिया। किसके सहारे? अपनी सीक्रेट एजेंसी के सहारे, जिसको आज हम केजीबी कहते हैं। तो इतनी हत्याएं करवाने के बाद वो पूरे ढंग से जो रशिया में था अपना शासन चलाने लगा। इसके बाद उसको ख्याल आया कि क्यों नहीं कम्युनिज्म को पूरी दुनिया में फैलाया जाए। इसके लिए उसने हर देश में, जितने भी देश पॉसिबल थे उसके पास, उसने अपने लोगों को भेजा, वहाँ से लोगों को बुलाया भी और उनको कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की ट्रेनिंग दी। उसमें कुछ अपने गुण भी डाल दिए उस आइडियोलॉजी में और एक तरह से लोगों को उसने ट्रेन किया। और वो लोग जब वापस गए तो उन लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि वो अपने अपने देश में कम्युनिस्ट पार्टी बनाए। उसको रशिया के अंदर जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने बनाया था उससे रजिस्टर करवाएं और उस ऑर्गेनाइजेशन के लगभग 20-21 रूल होते थे, उन सबको फॉलो करना होता था। और इस तरह से ये कम्युनिस्ट पार्टी धीरे धीरे करके वर्ल्ड भर में, पूरी दुनिया में बनने लगी। इसके बाद जगह जगह विद्रोह भी होने लगे, सशस्त्र विद्रोह होने लगे और कम्युनिस्ट सरकारें बनने लगी, जिसको रशिया प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सपोर्ट भी करता था। उनको शस्त्र देता था, पैसे देता था, उनको इंटेलिजेंस का सपोर्ट रहता था, कब अटैक करना है कब नहीं करना है। तो इस तरह का मार्गदर्शन जो रशिया से मिलता था, उसके भरोसे 1930 तक आते आते लगभग 60 देशों में कम्युनिस्ट सरकारें बन चुकी थी। और एक ये बहुत बड़ा नंबर था, जिससे जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड था, यूएस, जापान, यूएस, ब्रिटेन, ये सब घबरा गए थे कि ये इस आइडियोलॉजी का किया क्या जाए। तो इस तरह से ये आइडियोलॉजी जो है पूरे दुनिया में फैलने लगी। इनका जो मेन मकसद जो ये था कि जो ट्रेनिंग जो इनको सिखाई जाती थी उनमें उनको जो मेन चीज़ जो बताई जाती थी वो यही थी कि जहाँ भी जाओ कम्युनिस्टों, वहाँ जाके क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करो। मतलब अमीर और गरीब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करो, गरीबों को भड़काओ कि अमीरों ने तुम्हारा सब कुछ लूट रखा है और फिर उनके साथ हो जाओ। और किसी भी सोसाइटी में गरीबों की या मिडिल क्लास की नंबर ज़्यादा ही होती है, तो इन लोगों ने उस तरह से उन पर कंट्रोल करने की कोशिश की। समाजवाद और साम्यवाद, ये अच्छे जो चीज़ें होती हैं, अच्छे अच्छे वर्ड जो होते हैं, इनका यूज़ किया और लोगों को एक तरह से अपने फेवर में किया और इस तरह से इन्होंने सरकारें बनानी शुरू की। तो ये तो इनका इनिशियल पीरियड था, जब इन्होंने हर ऑलमोस्ट सभी देशों में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टीज़ बनानी शुरू करवा दी थी। और इन सभी कम्युनिस्ट पार्टीज़ का आदर्श जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया थी। उसी के पद चिन्हों पे चलते हुए जगह जगह आंदोलन कर रहे थे। तो दोस्तों ये था कि किस तरह की आइडियोलॉजी कम्युनिस्टों की है और किस तरह से वो लोग रशिया से इंस्पायर होते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि जब पूरे वर्ल्ड भर में कम्युनिस्ट फैल रहे थे तो इंडिया के कम्युनिस्ट क्या कर रहे थे। तो इंडिया के कम्युनिस्ट भी इसी भीड़ में थे और 1920 के आसपास इन लोगों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और इसकी स्थापना हुई ताशकंद में, वही ताशकंद जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हुई थी।
और ये जो पार्टी बनी उसके बाद इनको 3 सूत्रीय प्रोग्राम थमाया गया रशिया की तरफ से। ये क्या थे 3 सूत्रीय प्रोग्राम? पहला तो ये था कि भारत के कुछ हिस्से में, जो पंजाब का एरिया है, जो अफ़गानिस्तान को टच करता है वहाँ तक, उस एरिया में सशस्त्र क्रांति की जाए, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो रशिया उधर से थल मार्ग के रास्ते से आके हेल्प कर सके। और इसकी जिम्मेदारी दी गई एम.एन. रॉय साहब को, जो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। और उन्होंने इस पर प्रयास भी शुरू किए और रशिया ने उनको पूरा असला बारूद वहाँ से भेजा, जो अफगानिस्तान के रास्ते से होता हुआ इंडिया में पहुँचा। और इंडिया में पहुँचने के बाद ब्रिटिश को उसकी खबर पड़ी और उन्होंने उसको पकड़ भी लिया। उसके साथ जो लोग आए थे, तकरीबन 16 लोग, उनको भी गिरफ्तार कर लिया और उन पे मुकदमा चलाया गया, जिसको पेशावर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सशस्त्र क्रांति करने की जो तैयारी थी वो शुरू में ही ध्वस्त हो गई। इसके बाद ये 1922 के आसपास की बात है। उसके बाद लेनिन की लकवा मार गया, एक्टिव नहीं रहा, और 1924 में उसका देहांत भी हो गया। इसके बाद जोसेफ स्टालिन आया। जोसेफ स्टालिन के समय एम.एन. राय साहब का उनसे ज़्यादा बनी नहीं, और उनको वहाँ से एक तरह से कुछ समय के बाद रशिया से भागना पड़ा और इंडिया में आना पड़ा। इंडिया में आने के बाद अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया, उनको भनक पड़ गई थी और उनको 6 साल जेल में रहना पड़ा। जेल में निकलने के बाद उनका कम्युनिज्म से उनका मोह भंग हो गया था। उनको लग गया था कि ये सब एक सिर्फ दिखने में ही अच्छी थ्योरी है, प्रैक्टिकल में तो इसमें बहुत झोल है। उन्होंने एक अपनी अलग से पार्टी बनाई और अपनी एक अलग राह पकड़ ली। ये तो पहला चरण था। दूसरा चरण था कि जो भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके फैलाव को खूब बढ़ाया जाए। इसके लिए रशिया ने पैसे दिए, उनको तरह तरह के उपकरण भी दिए, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह के लिए फंडिंग की। तो इन लोगों ने ये काम बढ़ाया और धीरे धीरे इसका असर भी दिखा और भारत में जगह जगह आंदोलन हुए, फैक्ट्रियों को जाम करने की कोशिश हुई, जाम भी उनको बंद भी किया गया। ब्रिटिश इनसे एक तरह से परेशान हो गए थे, तो इन्होंने इसका बहुत स्ट्रांगली इनको दबाया, इनको जेलों में बंद किया, इनकी पिटाई की गई और एक तरह से इन पे एक बहुत खतरनाक दमन चक्र चला। लेकिन 1934 के आते आते कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया को बैन कर दिया गया। तो इनके बाद इनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी वो पूरी तरह से बंद हो गई। ये अंडरग्राउंड ही मिल पाते थे और कुछ ओपनली कुछ कर नहीं पाते थे। अब देखने वाली ये बात है कि कम्युनिस्टों ने इतना कुछ किया, इसका रेयरली हमारी हिस्ट्री की बुक्स में जिक्र होता है। खैर, इसके बाद इनका जो तीसरा चरण था उसमें वो चरण जो है काफ़ी खतरनाक था। खतरनाक आज भी, क्योंकि आज भी वो चल रहा है। वो क्या था कि कांग्रेस के अंदर कम्युनिस्ट जो हैं वो घुसपैठ करें, उसके अंदर जो अच्छे लीडर हैं उनको कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से परिचित करवाएं, उनको अपनी तरफ खींचें और जब ज़रूरत पड़े तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से उनसे काम करवा लिया जाए। तो उनके सबसे पहले और बड़े शिकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1927 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की जो बैठक हुई थी उसमें एक मानद प्रेसिडेंट की तरह उनको वहाँ पे, अध्यक्ष की तरह उनको वहाँ पे बुलाया गया। उनको बहुत रिस्पेक्ट की गई, उनको एक तरह से पैम्पर किया गया और जवाहरलाल नेहरू इससे इतने इम्प्रेस हुए कि इंडिया में आने के बाद उन्होंने खुद को समाजवादी कहना शुरू कर दिया। तो इसका असर क्या हुआ? उन्होंने जो गांधी जी का जो स्वदेशी मूवमेंट था, जिसमें खादी थी, जिसमें ग्राम स्वराज था, उन सब का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे वो गांधी जी के एक तरह से आलोचक बनते गए। तो गांधी जी ने एक बार उनको एक लेटर लिखा, उसके बाद इन दोनों में थोड़ी सी सुलह हुई और उसके बाद नेहरू जी को भी लगा कि गांधी जी के बिना शायद उनकी पॉलिटिकल करियर इंडिया में कोई ज़्यादा परवान नहीं चलेगी। तो उनको भी यही लगा कि गांधी जी के साथ रहना ही अच्छा है। और गांधी जी ने भी उस समय एक अच्छी पॉलिटिक्स की
अच्छी तो क्या, जैसी भी थी। उन्होंने नेहरू जी 1927 में जाके आए थे रशिया, और उसी के बाद लगभग 2 साल तक वो प्रो रशिया भाषण करते रहे जगह जगह। कम्युनिस्टों के साथ भी उन्होंने काफ़ी भाषण दिए। और 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें गांधी जी ने नेहरू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनवा दिया। इसके बाद नेहरू जी हमेशा गांधी जी के एक तरह से भगत हो गए एक तरह के, और उनकी बात को मानने लगे। और लेकिन उनका जो कम्युनिज्म का जो मोह था वो छूटा नहीं। वो आपको बाद में भी दिखता, आज़ादी के बाद भी किस तरह से उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं स्टालिन के टाइम की जो लागू हुई तो उसको उठा के इंडिया में भी लागू कर दिया। तो इस तरह से जो वामपंथी थे, जो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने अपने जो एक तरह का जो प्रभाव था वो कांग्रेस के अंदर धीरे धीरे बढ़ाया। बहुत सारे कांग्रेस के लीडर वामपंथियों के इस दुष्चक्र में फंसे। उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसको प्रमोट करने लगे। उनको लगा कि ये साइंटिफिक है, इसी से देश की तरक्की होगी, बाकी सब कुछ नहीं है। वो गांधी जी के स्वराज और ग्राम रोजगार, इन सबको जो भी था, कुटीर उद्योग, उन सबको वो नीची निगाहों से देखने लगे। और जो भी कम्युनिस्ट बन जाता था वो अपने आप को बाकियों से सुपीरियर समझने लगे। उसको लगता है बाकी सब गंवार है, धकियानुसियाँ, एक अकेला वही है जो भी कम्युनिस्ट है, वही एक मॉडर्न है। तो इस तरह से कम्युनिस्टों ने भारत में एक तरह से ये इस तरह से इन लोगों ने 3 चरणों में भारत में अपना एक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी तो 1934 में बैन हो गई थी। तो उसके बाद 1939-40 में जब वर्ल्ड वार सेकेंड शुरू होने वाला था, तो उससे पहले हिटलर और स्टालिन का दोनों में एक नो एग्रेशन की ट्रीटी हुई, जिसमें दोनों देशों ने एग्री किया कि वो एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। और उसके कुछ महीने बाद ही हिटलर ने पोलैंड पे अटैक करके उस पर कब्जा कर लिया, और उस पोलैंड का जो बाकी हिस्सा था उस पर रशिया ने अटैक करके कब्जा कर लिया। तो इस तरह से इन दोनों देशों ने एक तरह से वर्ल्ड वार 2 को एक तरह से शुरू किया। वो रशिया ने थोड़ी देर बाद अटैक किया और जर्मनी ने पहले किया। तो अगर देखा जाए तो हिटलर को लोग यूं ही बदनाम करते हैं। हिटलर के साथ तो जोसेफ स्टालिन का भी नाम होना चाहिए, जिसने वर्ल्ड वार 2 को स्टार्ट किया। और ये जो ट्रीटी थी ये तकरीबन 2 साल तक चली। टूटी कैसे? हिटलर ने जब सारा यूरोप जीत लिया, ब्रिटेन और इटली को छोड़कर, और रशिया के साथ उसकी ट्रीटी थी, पूरा यूरोप उसने जीत लिया था। तो उसको अब समझ लिया है कि वो क्या करे। तो ब्रिटेन पे वो जीत नहीं पा रहा था। उसने लगा कि चलो पहले रशिया को जीत लेते हैं, उसके बाद ब्रिटेन की बारी आएगी। तो उसने 2 साल के बाद रशिया पे अटैक कर दिया। और जैसे ही रशिया पे अटैक किया, जो इंडिया के कम्युनिस्ट थे उनकी जो है भाषा जो है बदल गई। पहले वो जो थे एंटी ब्रिटिश थे इंडिया में, और जैसी जर्मनी ने रशिया पे अटैक किया वो प्रो ब्रिटिश हो गए। और लेकिन दोनों ही केसेस वो पहले कांग्रेस को कहते रहे कि तुम ब्रिटिश पे सॉफ्ट हो, अपना अटैक बढ़ाओ। और जब ट्रीटी टूट गई जर्मनी और रशिया की, तो उन्होंने कांग्रेस को कहा कि तुम लोग अटैक मत करो, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए उन्होंने इस पूरे प्रकरण में अपना जो दोगलापन था वो दिखाया। उन्होंने देश हित की बजाय अपनी आइडियोलॉजी को प्रेफरेंस दी, और अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को प्रेफरेंस दी, जो किसी दूसरे देश से निर्देशित हो रही थी। उनको रशिया से बताया जा रहा था कि तुम ब्रिटिश के साथ ऐसा करो, उनकी हेल्प करो। तो इस तरह से इस तरह का रोल कम्युनिस्टों का वर्ल्ड वार 2 में रहा। जो वर्ल्ड वार 2 15 अगस्त 1945 को जब जापान ने समर्पण कर दिया, तो उसके बाद ख़त्म हो गया। और उसके बाद जो भी देश जर्मनी और रशिया के अंडर में थे वो फ्री हुए। उन पे रशिया, जर्मनी और ब्रिटेन, यूएस में एक समझौता हुआ कि जो भी कंट्री फ्री होंगे वो उनमें डेमोक्रेसी लाई जाएगी। लेकिन रशिया जो है उसने चुपके से, उसके प्रभाव में जितने भी देश थे उनमें सशस्त्र या परोक्ष रूप से साम्यवादी सरकारें बनानी शुरू कर दी। सभी जगह कम्युनिस्ट सरकारें बनने लगी उसके एरिया में। तो ये जो बाकी देश थे उनको लगा कि ये क्या बात थी, जो समझौता हुआ था उसका तो ये उल्लंघन है। तो उस समय से जो कोल्ड वार है रशिया और यूएस का,
वो शुरू हो गया। और उसकी वजह उसका इम्पैक्ट जो है भारत पे भी पड़ा। इसकी आज़ादी के जो स्ट्रक्चर थी, किस तरह से आज़ाद होगा भारत, उस पर भी पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन को अपने अपने ब्रिटेन को जो था वो अपना प्रभाव हर जगह रखना था। भारत को आज़ाद करने के बाद भी वो चाहता था कि उस रीजन में उसका प्रभाव रहे, तो उसने पाकिस्तान की संरचना की, पाकिस्तान बनाया। तो इस तरह से जो जो कम्युनिस्ट रशिया था उसने भारत को बहुत तरीके से इम्पैक्ट किया। तो जब भारत आज़ाद होने वाला था तो कम्युनिस्टों का एक रोल और सामने आया। वो रोल क्या था? उसमें उन्होंने जो पाकिस्तान को बनाने की जो बात हो रही थी उसका उन्होंने समर्थन किया। और सिर्फ उसी का नहीं, उन्होंने 17 नाम टोटल दिए, जिसमें बोला कि भारत सिर्फ एक कंट्री नहीं है, इसके अंदर 17 और कंट्रीज़ हैं, तो आप इन सभी 17 को अलग अलग देश बनाओ। तो खैर ब्रिटिश माने नहीं लेकिन इस 17 कंट्री बनाने का मकसद क्या था? मकसद यही था कि अगर उनमें से कुछ कंट्रीज़ पे भी अगर कम्युनिस्टों का राज हो जाए तो बाकी कंट्रीज़ पे वो धीरे धीरे करके अपने सशस्त्र सेनाएं लाके और गरीब अमीर का जो इनका क्लास कॉन्फ्लिक्ट का जो रूल रहता है उसको अप्लाई करके ये पूरे एरिया में, पूरे इंडिया में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट जोन बना देंगे और फाइनली यहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार बन जाएगी। यही उनका प्लान था, लेकिन ये ब्रिटिश ने होने नहीं दिया। उनको शायद इसकी भनक लग गई होगी कि ये क्या एक्चुअली इनका प्लान क्या है। तो इस तरह से भारत टू नेशन में बटा, इंडिया पाकिस्तान, और इंडिया में पंडित नेहरू की सरकार बनी। पंडित नेहरू की सरकार बनने के बाद भी कम्युनिस्टों को चैन नहीं आया वो अभी भी जो रूस के जो प्रेसिडेंट थे, जो प्रीमियर थे स्टालिन, उन्होंने इंडिया को सन 1951 तक अप्रूव नहीं किया, मान्यता नहीं दी इंडिया को। वो उनको उम्मीद थी कि जो भारत में जो उनके कम्युनिस्ट दोस्त हैं वो इस सत्ता को, नेहरू की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने चाहे भले उसके लिए उनको सशस्त्र सेना, सशस्त्र दल बनाने पड़े या कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़े, अनारकी फैलाएं और इस तरह से बनाएं। उन्होंने शुरू किया भी। भारत के जो भी कम्युनिस्ट थे उन्होंने तेलंगाना वाला जो एरिया है आज का, इसके कई सारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1000 से ऊपर गाँव में इन लोगों ने अपनी पैरेलल सरकार भी बना ली थी और उनकी कोशिश थी कि ये मॉडल पूरे इंडिया में फैलाया जाए। ये काम उन्होंने 1946 के आसपास करना शुरू कर दिया था और उनको उम्मीद थी कि ये काम पूरे इंडिया में ये स्केल कर जाएंगे, लेकिन कर नहीं पाए। उसका रीज़न ये था कि जब इन्होंने आज़ादी के बाद शुरू किया तो जगह जगह धरने प्रदर्शन इन्होंने किया, तो जो केंद्र सरकार भारत की थी, जो राज्य सरकारें थी, वो इनको दबाने में, कुचलने में सक्षम रहे। इनको जगह जगह इनको पकड़ा गया, जेल में ठूंसा गया, पुलिस ने मारा भी इनको, जान से भी इनको हाथ धोना पड़ा। तो इस तरह से ये जो इनका जो पूरा आंदोलन था भारत में सशस्त्र विद्रोह करके कम्युनिस्ट शासन बनाने का, वो एक तरह से धराशायी हो गया। इसके बाद 1951 में जब भारत ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को रशिया का एम्बेसडर बना के भेजा, तो उन्होंने एक तरह से जोसेफ स्टालिन का पूरी दुनिया में उनका बड़ाई की, उनके बारे में अच्छी चीज़ें फैलाई और उससे एक तरह से जोसेफ स्टालिन उनसे खुश होकर उन्होंने भारत की जो नई कंट्री बनी थी उसको उन्होंने मान लिया। अब मानने से क्या हुआ कम्युनिस्टों की तो भारत में जो थे उनको समझ नहीं आया अब करें क्या, क्योंकि उनके जो माई बाप थे उन्होंने ही इस देश को मान्यता दे दी। उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था कि इलेक्शन लड़ो और इलेक्शन के ज़रिए ही सरकार बनाओ, और उसमें अगर जो कभी ज़रूरत पड़े तो अगर मौका मिले तो एक तानाशाही सरकार भी लंबे समय के लिए बनाओ। तो उन्होंने इलेक्शन लड़ने शुरू किए। तो उनकी फर्स्ट गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट केरला में 1957 में बनी, जो दो साल चली। और उसके बाद कुछ शिक्षा के उन्होंने सुधार करने शुरू किए, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से अप्लाई किए वहाँ पे। तो उसको लोगों को पसंद नहीं आए, उन्होंने आंदोलन किए। इन्होंने आंदोलन को बड़े ही स्ट्रांगली दबाया और उसमें काफ़ी लोग मारे गए। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनसे इंटरफेयर किया, वो सरकार को गिरा दिया गया। उसकी जगह नए इलेक्शन हुए, कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ पे आ गई। तो इस तरह से कम्युनिस्टों ने शुरू में इस तरह का इनका राजनीतिक जो एक तरह का बिहेवियर था वो था। 1962 में भी इनका बिहेवियर जो था, कंडक्ट जो अच्छा नहीं था। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कोई एक धड़े ने
चाइना का सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि चाइना जो कर रहा है वो सही कर रहा है, उनका करने का तरीका सही है। ऑथर ने एक एग्जांपल दिया कि बनारस के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर थे वो लोगों को चाइना का मैप दिखा रहे थे और कह रहे थे कि चाइना ने इसे अपनी ही धरती पे कब्जा किया है। जो स्काई चीन है, जो तिब्बत है, तिब्बत तो खैर पहले हो चुका था, ये जो स्काई चीन है ये हमारा नहीं है, ये चाइना का है, वो उसी पे कब्जा कर रहा है। तो ये बातें बहुत ही हास्यास्पद थी, जो एक आइडियोलॉजी ड्रिवन पार्टी ही कर सकती थी, जो कम्युनिस्टों ने किया। खैर ये सब कम्युनिस्टों ने किया और 1962 के युद्ध में जो भारत की दुर्गति हुई जिसमें हम हारे, उसमें बहुत सारे कम्युनिस्ट मोल जो थे भारत की गवर्नमेंट में थे। वीके कृष्णा मेनन जो थे उनको कम्युनिस्ट एजेंट कहा जाता है। इसके अलावा इंडिया की मिलिट्री में भी काफ़ी सारी मिस्टेक की गई, जहाँ पे भाई भतीजावाद किया गया। कुछ कमांडर्स, कुछ जो पंडित नेहरू के करीबी रिश्तेदार थे उनको बॉर्डर पे लगाया गया था, लेकिन वो वहाँ से भाग खड़े हुए। तो इस तरह की चीज़ें बॉर्डर पे भी हुई और आर्मी को भी पूरे साजो सामान मिला नहीं। उन लोगों ने पुराने तरीके से ही लड़ना पड़ा और उसमें वो मौसम से हार गए, इससे पहले कि चाइनीज उनको हराते। तो दोस्तों 1964 के आते आते जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें दरार बहुत बढ़ गई थी। एक धड़ा जो चाइनीज़ अटैक के अगेंस्ट में था वो, और दूसरा चाइनीज़ के फेवर में था। तो इन दोनों धड़ों में तकरार इतनी बढ़ी कि 1964 के आते आते इन दोनों में विभाजन हो गया। तो एक धड़ा प्रो रशिया हो गया और एक प्रो चाइना हो गया। इसके बाद नेहरू जी की मृत्यु हुई और लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद इंदिरा गांधी बनी। इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्ट विचारधारा को और ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बनाई, कई सारे इंस्टीट्यूट बनाए जहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च उनमें से एक है, जहाँ पे उनका पर्पस यही था कि यहाँ पे कम्युनिस्ट विचारधारा को बढ़ाया जाए ताकि इनसे निकलने वाला ब्रेन जो है वो कम्युनिस्ट विचारधारा का ही हो और इस तरह से उनकी जो सरकार है वो उसको जो न्यू ब्लड चाहिए वो मिलता रहे, नया खून जो है, नई पौध जो है उसको मिलता रहे। और जितने भी इंस्टीट्यूट थे इंडिया में रिसर्च के, उनमें कम्युनिस्टों का एक तरह से बोलबाला था। वो किसी और आइडियोलॉजी को वहाँ आने ही नहीं देते थे, पसंद ही नहीं करते थे। सिर्फ कम्युनिस्ट ही नहीं, इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बैठ सकते थे, देश की हिस्ट्री को लिख सकते थे, प्लानिंग कर सकते थे। और ये ऐसा किया गया जिस तरह से जोसेफ स्टालिन ने रशिया की हिस्ट्री को अपने हिसाब से माफी के हिसाब से लिखा था, उस तरह कम्युनिस्टों ने भारतीय हिस्ट्री को अपने हिसाब से मनमाफिक रूप से लिखा और उसमें कई सारी छेड़छाड़ की गई, बहुत सारी चीज़ों को दबा दिया गया। अपनी खुद की हिस्ट्री को उन्होंने जो उनको लगा नेगेटिव है वो उनको छुपा दिया गया। तो इस तरह के काम कम्युनिस्टों ने किया और इस तरह से 1964 तक की बात ऑथर इस किताब में करते हैं। उसके बाद की जो भी इंसिडेंट है वो शायद अपनी नेक्स्ट किताबों में करेंगे। वो उन्होंने तीन पार्ट लिखने की घोषणा की है, तो उनसे ये फर्स्ट पार्ट है, बाकी 2 पार्ट अभी आने बाकी हैं। तो उसका वेट करता हूँ मैं। ये किताब तो काफ़ी अच्छी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितने ज़्यादा लोग पढ़ेंगे कम्युनिस्टों के बारे में, जो जितने भी भ्रांतियाँ हैं वो दूर होंगी। ये जो लाल सलाम और ये जो हम सुनते रहते हैं उसका मतलब हमको समझ आएगा। यूनाइटेड फ्रंट की ये लोग बात करते हैं, उसका मतलब हमको समझ आएगा अगर ये किताब को हम पढ़ेंगे। नेम कॉलिंग ये जो करते हैं उसका मतलब हमको समझ आए, किस तरह से हम ये सामने वाले को जब लॉजिक फेल हो जाता है तो सामने वाले को गालियां देने लग जाते हैं, उनका नेम कॉलिंग करने लग जाते हैं। तो इस तरह से इस किताब में मुथर ने बड़ी डिटेल के साथ समझाने की कोशिश की है कि कम्युनिस्टों की एक तरह से क्या मेंटालिटी रहती है। तो शुक्रिया दोस्तों। हाँ, ये थी आज की किताब और हम फिर किसी नई किताब के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।